सूर्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ें, जैसे सूर्य की आयु कितनी होती है, सूर्य कैसे चमकता है, सूर्य के केंद्र पर कितना तापमान होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कैसे होता है, डायमंड रिंग की घटना कब होती है, सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी होती है, किरीट क्या होता है, अपसौर की घटना, उपसौर की घटना तथा कई प्रकार के हमने एमसीक्यू पढ़े। ठीक है, उसके बाद हमने बुध ग्रह के बारे में पढ़ा, मरकरी ग्रह के बारे में पढ़ा हमने। ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, इसकी परिक्रमण काल कितना है, ठीक है, सूर्य से औसत दूरी कितनी है, ये सब पढ़ा। फिर हमने शुक्र के बारे में पढ़ा, सबसे चमकीला ग्रह है, सुबह का तारा इसे कहा जाता है, और कई तरह के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्वेश्चन तैयार किए। अब इस क्लास में हम बाह्य ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने इन 4 ग्रहों के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ा। अब हम लोग बाह्य ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। इस बाह्य ग्रह को पढ़ने से पहले हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक एक करके बृहस्पति, शनि और अरुण ग्रह पर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा पे आने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि चंद्रमा है क्या। आप सभी लोग को पता है कि ये सारे ग्रह हैं। अब एक शब्द आता है उपग्रह। इसको इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी के बारे में आते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, जैसे आपका ये सूर्य है, सूर्य है, ठीक है, सूर्य की चक्कर पृथ्वी लगाता है और इस पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। ठीक है, इस चंद्रमा के बारे में हम लोग एक एक करके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से उठाता है। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं। दूसरा, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सेलोनोलॉजी बोलते हैं इसको, चंद्रमा का अध्ययन। ठीक है, चंद्रमा का अध्ययन हो गया। अब अगला पॉइंट, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, और यह पृथ्वी की परिक्रमा करने में 29 दिन, लगभग 29 दिन लेता है। लगभग 29 दिन लेता है पृथ्वी की परिक्रमा करने में। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 1/6 गुना। आपने ये एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन देखा होगा कि चंद्रमा पर पृथ्वी के अनुपात में कितना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 1/6 गुना होता है। मान लीजिए जैसे कि ये पूछ भी देता है कि अगर
पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 केजी है तो चंद्रमा पर जाकर उसका भार क्या होगा। तो आपको मान लीजिए किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर है 60 केजी और चंद्रमा पे ले जाते हैं तो इसका भार हो जाता है 60 का आधा, मतलब 10 केजी। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रमा का प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ठीक है, जो चंद्रमा का प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, वो 1.3 सेकंड लेता है। क्योंकि ये चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है, इसीलिए ये जो चांदनी रात होती है उसका प्रकाश पृथ्वी में 1.3 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ आपके तैयार हो रहे हैं। ठीक है, चंद्रमा पर एक जगह है, धूल का मैदान है। ठीक है, धूल का मैदान है, धूल का मैदान या शांति सागर के नाम से भी बोला जाता है कि शांति सागर कहाँ स्थित है, किस ग्रह पर स्थित है, तो चंद्रमा पर स्थित है। ठीक है, आपने सुपर मून नाम सुना होगा। जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो एक समय ऐसा आता है कि ये पृथ्वी के बहुत करीब आता है। आपने भी कभी बार देखा होगा, जैसे पूर्णिमा होता है। ठीक है, वो पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, जिससे जो चंद्रमा होता है वह आकार में 14% बड़ा दिखाई देता है तथा चमकने में 30% ज़्यादा चमकता है अपने नॉर्मल। ठीक है, अपने नॉर्मल जितना वो चमकता है उससे 30% ज़्यादा चमकता है। ठीक है, इतने एग्ज़ाम के हिसाब से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एक पॉइंट और, आप सभी को पता होगा कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले कौन थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये तो सबको पता होता है, ये लगभग हर बच्चे को पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये कब गए थे। 1969 में, और किस यान से गए थे। अपोलो 11 से गए थे ये चंद्रमा पर। ठीक है, आपके इतने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन तैयार हो गए, लगभग 7, 8, 10 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, लेंगे ये आप लोग को दिख रहा होगा, जो कभी न कभी बचपन में सौरमंडल के बारे में पढ़े होंगे। इसे बोलते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी। क्षुद्र ग्रह की पट्टी, इंग्लिश में एस्ट्रॉयड बेल्ट भी बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब ये क्या चीज़ है, देखो कि ये सभी ग्रह हैं जो लगभग गोल हैं। ठीक है, अब जो ब्रह्मांड में गोल नहीं होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उल्का। ठीक है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता, जो गोल नहीं होते तथा कई हजार गुने बड़े होते हैं, उनकी एक श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, और ये सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उनकी जो श्रृंखला बनती है उस श्रृंखला को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी। अब इसमें उल्का होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, धूमकेतु होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग ये कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। ठीक है, चलिए अब इसको जानते हैं। इसमें कुछ शब्द हैं, उसको आप जान लेना बेहतर है, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है।
जैसे कि उल्का, उल्का पिंड, धूमकेतु। आप सभी ने ये नाम जरूर सुना होगा बचपन में, या जब भी पढ़े होंगे आपने, तैयारी की होगी। अब ये क्या होता है उल्का? जब ये आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट है और ये आपका पृथ्वी है, अभी इसमें बीच में ग्रह है, मंगल है, ठीक है, यहाँ पे ग्रह है मंगल। जब कोई इसमें से एक उल्का पृथ्वी की तरफ आता है, पृथ्वी की तरफ आता है और घर्षण के कारण जल जाता है और नष्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं उल्का। ठीक है, उसको बोलते हैं उल्का। फिर से बोल रहा हूँ, जब क्षुद्र ग्रह की पट्टी से कोई बड़ा साइज का पत्थर होता है या उल्का पृथ्वी की तरफ आता है और उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या घर्षण के कारण किसी तरह से जल जाता है और जलकर नष्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं उल्का। और जब ये उल्का पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जब ये उल्का पृथ्वी तक पहुंच जाता है, लगभग आपने देखा होगा कई बार मूवी में, हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि उल्का पिंड गिरा है यहाँ पे, या गिरा भी है, ठीक है, हॉलीवुड मूवी में देखा भी है। जब ये उल्का पृथ्वी की सतह में आता है तो वो जलता रहता है और जलते 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 उसका साइज छोटा होता है और पृथ्वी पर गिर जाता है। जब ये उल्का पृथ्वी पर गिर जाए तो उसको बोलते हैं उल्का पिंड, उल्का पिंड, ठीक है, उसको बोलते हैं उल्का पिंड। अब ये है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब जब ब्रह्मांड में कई तरह से, ठीक है, कई तरह के, कई साइज के, आपको अलग अलग प्रकार के बड़े उपग्रह बोलें या पत्थर बोलें, ठीक है, जब सूर्य की तरफ आते हैं तो उनके पीछे एक पूंछ सी बन जाती है, ठीक है, उनके पीछे एक पूंछ सी बन जाती है, इसे गैसी गोले भी कह सकते हैं, ठीक है। इनके पीछे एक पूंछ बन जाती है जिसे पुच्छल तारा भी कहते हैं या धूमकेतु भी कहते हैं, धूमकेतु के नाम से भी जाना जाता है। एक हेली नामक धूमकेतु हर 76 वर्ष में दिखाई देता है। एक हेली नामक धूमकेतु हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अब कब दिखाई देगा? तो कहा जाता है 2062 में ये धूमकेतु दिखाई देगा, 2062 में ये धूमकेतु दिखाई। अब इसमें क्षुद्र ग्रह की पट्टी से काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी टॉपिक्स तैयार, MCQ तैयार हो गए। अब हम लोग अगले ग्रह पर आते हैं, बृहस्पति ग्रह, ठीक है। बृहस्पति ग्रह देख रहे हैं ना, ये ग्रह सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इसके बीच की औसत दूरी, इसका व्यास कितना है, डायमीटर क्या है, सूर्य से इसकी औसत दूरी कितनी है, सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, ये सब मैं लास्ट में आपको एक चार्ट के माध्यम से सारे बता दूंगा कि किस ग्रह की उपग्रह कितना है, किस ग्रह के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितना, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है, जुपिटर और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है, इसका व्यास क्या है, ये सब मैं आपको लास्ट में एक चार्ट दे दूंगा। तो चलिए अब अगला ग्रह बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग आंतरिक ग्रह से ही अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाह्य ग्रह से बहुत कम प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। तो हम लोग अब आगे 4 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। बृहस्पति ग्रह, हमने बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल, चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बारे में काफ़ी सारे MCQ तैयार कर चुके हैं, ठीक है। अब अगला ग्रह हम लोग बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। बृहस्पति ग्रह, ठीक है,
अब यहाँ तक हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पहला यही है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, इसे ही हम लोग बर्फीले गैस का दानव बोलते हैं। इसे बर्फीले गैस का दानव बोलते हैं। ठीक है। और इस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह, पहले इसका 65 उपग्रह था, लेकिन वर्तमान समय में इसके 79 उपग्रह हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के हैं, 79 उपग्रह। उपग्रह मतलब आपको बताया चंद्रमा। ये उपग्रह होते हैं। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो गैनीमेड। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। हम लोग जो इस बृहस्पति का व्यास कितना है, बृहस्पति का सूर्य से औसत दूरी कितना है, ये सब हम लोग लास्ट में चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। ये सूर्य की परिक्रमा कितने समय में तय करता है, ये सब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। अगला एक MCQ देख लेते हैं। यह हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। ठीक है। अब हम लोग अगला ग्रह के बारे में जानते हैं, शनि ग्रह। ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है। बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। ठीक है। और बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह भी इसी के हैं। बृहस्पति ग्रह के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी ग्रह के हैं। इसके उपग्रह 62 हैं। 62 उपग्रह हैं। ठीक है। तथा इसका सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन। नाम कितना अच्छा है, टाइटन। यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है। अब हम लोग इस टॉपिक से यही 2 क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगे, तो जो मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है। अब एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, याद आ गया तो। गैलीलियो के माध्यम से 1610 में शनि ग्रह को टेलीस्कोप से खोजा गया था। टेलीस्कोप से ढूंढा गया था या खोजा गया था। ठीक है। अब अगले ग्रह के बारे में जानते हैं, अरुण ग्रह। ठीक है। बृहस्पति और शनि के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के हैं। ठीक है। बृहस्पति और शनि ग्रह के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह ये उपग्रह के टाइप से आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, और नंबर 3 पे ये है। ठीक है। उपग्रह के माध्यम। ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसके कितने उपग्रह हैं।
तो इसके उपग्रह 27 हैं, 27 हैं। और ये एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो दूरबीन से खोजा गया था। एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो दूरबीन से खोजा गया था। ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, बृहस्पति और अरुण ग्रह को बर्फीले गैस का दानव कहते हैं। मैंने आपको यहाँ बताया था बर्फीले गैस का दानव। ठीक है। अरुण भी है, अरुण और बृहस्पति ग्रह को बर्फीले गैस का दानव भी कहते हैं। अगला क्या है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस ग्रह का न्यूनतम तापमान कितना है? इस ग्रह का न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। एक और एमसीक्यू इम्पोर्टेंट, आपको मैंने पीछे बताया था किस ग्रह की, आप लोग कमेंट में मुझे ये बताइएगा मैंने किस ग्रह के बारे में बताया था। इस ग्रह की दिशा पूरब से पश्चिम है। ग्रह की दिशा मैंने पिछले क्लास में बताया था, इस ग्रह की दिशा पूरब से पश्चिम होती है। ठीक है। अब इस ग्रह से इतने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू तैयार हुए। अब हम लोग आखिरी ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, वरुण ग्रह। ठीक है। यह अरुण ग्रह से लगभग मिलता जुलता ग्रह होता है। यह अरुण ग्रह से लगभग मिलता जुलता ग्रह होता है। ठीक है। तथा यहाँ पर अमोनिया तथा मीथेन के बर्फ भी पाए जाते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस ग्रह पर अमोनिया तथा मीथेन के बर्फ पाए जाते हैं। तो वरुण ग्रह पे के बर्फ पाए जाते हैं। तो वरुण ग्रह पे। ठीक है। इससे मुझे यही एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लगा। 9वां ग्रह आप लोग को पता ही है, प्लूटो, जो 2006 में हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था? तो केपलर के नियम का पालन नहीं कर रहा था। किसके द्वारा हटाया गया? तो यूनेस्को के द्वारा हटाया गया। यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बोल दे रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब हम लोग उस चार्ट के बारे में देखते हैं। वो चार्ट में ये आ गया, कौन सा ग्रह है, सूर्य से इसके बीच की दूरी कितनी है, इसका परिक्रमण काल कितना है, इसका व्यास कितना है और इस ग्रह की संख्या कितनी है, उपग्रहों की संख्या कितनी है। ये इन ग्रहों का क्रम आप लोग जरूर याद रखें, बहुत आसान है। इन 4 ग्रह जो आंतरिक ग्रह है और ये 4 ग्रह जो बाह्य ग्रह है, और इन ग्रहों के बीच क्या था? क्षुद्र ग्रह की पट्टी। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किस ग्रह के बाद आता है? तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी मंगल ग्रह के बाद आता है। ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।